14 फरवरी 2019 का वह काला दिन था जब पुलवामा में पाकिस्तान प्रायोजित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारतीय सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरी कार से हमला किया। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ी। घर घर में आंसू बह रहे थे। माएं अपने बेटों की तस्वीरों को सीने से लगाकर रो रही थीं। पत्नियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ। दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय में नरेंद्र मोदी बैठे थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था जो कह रहा था कि अब बस बहुत हो चुका। सामने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खड़े थे। उनके हाथ में एक गुप्त रिपोर्ट थी। सर, पुलवामा सिर्फ शुरुआत है, डोभाल ने गंभीर स्वर में कहा। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि हाफिज सईद, वह कुख्यात आतंकवादी जो मुंबई 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है और जिसे पाकिस्तान की आईएसआई खुलेआम संरक्षण देती है, अब एक और बड़ा प्लान रच रहा है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर अल-कायदा के पुराने नेटवर्क से जुड़े लोग जो ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद भी पाकिस्तान की सरजमी पर छिपे हुए हैं, वे सब शामिल हैं। प्लान है भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता में एक साथ दर्जनों जगहों पर विस्फोट करने का। ऐसे विस्फोट जो आज तक के सबसे बड़े हमले से भी बड़े होंगे, जहां हजारों निर्दोष लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मारे जाएंगे। विस्फोटक इतने शक्तिशाली कि पूरा शहर दहल जाएगा। मोदी ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। उनकी आवाज में गुस्सा था। अजीत, पाकिस्तान की यह नीच हरकतें अब सहन नहीं होंगी। आईएसआई आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, फंडिंग देती है और दुनिया से झूठ बोलती है कि उनके यहां कोई आतंक नहीं। हाफिज सईद लाहौर में खुलेआम घूमता है। ओसामा के अनुयायी अभी भी सक्रिय हैं। और हम चुप रहें? नहीं, अब हम अंदर घुसेंगे। इसी बैठक से जन्म हुआ एक गुप्त मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन छाया। इस मिशन के लिए चुना गया एक बहादुर रॉ एजेंट विक्रम सिंह। विक्रम दिल्ली का रहने वाला था, भारतीय सेना में कैप्टन रह चुका, लेकिन रॉ में आने के बाद उसकी जिंदगी सिर्फ देश के लिए समर्पित हो गई। घर पर उसकी पत्नी रिया और 5 साल का बेटा आरव थे। विदाई के पल में रिया की आंखें भर आईं। विक्रम, हर बार तुम जाते हो तो दिल बैठ जाता है। पुलवामा के बाद तो डर और बढ़ गया है, क्या पता कब क्या हो जाए। विक्रम ने उसे सीने से लगाया, उसके बालों में हाथ फेरा। रिया, यह देश के लिए है। उन शहीदों का बदला लेना है जिनके परिवार आज रो रहे हैं। मैं जल्दी लौटूंगा, वादा। लेकिन दोनों जानते थे कि वादा कितना नाजुक है। आरव ने पापा की गोद में आकर पूछा, पापा आप कब आएंगे? स्कूल में सबके पापा आते हैं। विक्रम का दिल टूट गया, लेकिन वह मुस्कुराया। बहुत जल्दी बेटा। विक्रम की पहचान पूरी तरह बदल दी गई। वह अब अहमद खान बन गया, एक पाकिस्तानी व्यापारी जो भारत से भागकर आया हो। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी बैकग्राउंड स्टोरी, सब कुछ तैयार। वह पाकिस्तान के लाहौर पहुंचा, जहां की हवा में नफरत की बू घुली हुई थी। गलियां संकरी, मस्जिदों से अजान की आवाजें, लेकिन नीचे की दुनिया अंधेरी और खतरनाक। विक्रम ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की, चाय और सिगरेट बेचने की। वहां आने वाले लोग बातें करते और विक्रम सुनता। एक दिन फारूक नाम का एक युवक आया, लश्कर-ए-तैयबा का छोटा सा सदस्य। फारूक गरीब घर से था, लेकिन उसके दिमाग में जहर भरा हुआ था। भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है, वह कहता। हाफिज साहब कहते हैं, जिहाद से ही स्वर्ग मिलेगा। विक्रम ने उससे दोस्ती की। धीरे धीरे शाम को चाय पीते हुए बातें, फारूक की कहानियां सुनना। फारूक ने बताया कि कैसे पाकिस्तानी स्कूलों में बच्चों को भारत से नफरत सिखाई जाती है, कैसे आईएसआई के अधिकारी आतंकवादियों को हथियार देते हैं। विक्रम का मन घृणा से भर जाता, सोचता कि कैसे एक पड़ोसी देश इतनी क्रूरता पाल सकता है, लेकिन वह अपना मिशन नहीं भूलता। महीनों की मेहनत के बाद फारूक ने उसे एक मस्जिद में ले जाया, जहां हाफिज सईद खुद भाषण दे रहा था। हाफिज की दाढ़ी लंबी, आंखें जलती हुई। भाइयों, भारत को तबाह करो, मोदी और उसके जैसे काफिरों को सबक सिखाओ। ओसामा भाई की तरह हम अल्लाह के लिए लड़ेंगे। लश्कर और जैश मिलकर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। भीड़ उन्मादी होकर चिल्लाती, जिहाद, जिहाद। विक्रम का खून खौल उठा, लेकिन वह शांत रहा। उसने देखा कि कैसे युवा लड़के ब्रेन वॉश हो रहे थे। अगले हफ्ते वह लश्कर-ए-तैयबा के एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंचा, जो पहाड़ों में छिपा हुआ था। वहां के दृश्य दिल दहला देने वाले। युवा लड़के, कुछ तो सिर्फ 15-16 साल के, AK-47 से फायरिंग करते, ग्रेनेड फेंकते और उनके चेहरों पर कोई भावना नहीं, सिर्फ मशीनी नफरत।
कैंप का कमांडर अब्दुल था, अल कायदा का पुराना सदस्य, ओसामा बिन लादेन का करीबी रहा। एक गुप्त मीटिंग में अब्दुल ने प्लान खोला। यह हमला बड़ा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर, बेंगलोर में एमजी रोड पर, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पर एक साथ फटेंगे बम, हाईटेक विस्फोटक, रिमोट से कंट्रोल, हजारों मरेंगे, भारत दहल जाएगा। हाफिज साहब ने फंडिंग की है, आईएसआई ने हथियार और ट्रेनिंग दी है, ओसामा के अनुयायी हमारी मदद कर रहे हैं। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। यह प्लान इतना खतरनाक था कि अगर सफल हुआ तो भारत की नींव हिल जाती। उसने चुपके से कुछ दस्तावेजों की फोटो ली, जिसमें जगह, समय और विस्फोटकों की डिटेल्स थीं। रात में एक गुप्त रेडियो से वह जानकारी भारत भेजने लगा, लेकिन तभी शक हो गया। कैंप में अफवाह फैली कि कोई जासूस है। विक्रम का मन अशांत हो गया। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। क्या वह पकड़ा जाएगा? क्या प्लान लीक होने से पहले ही हमला हो जाएगा? रातें नींद हराम, दिन में सतर्कता। एक रात आईएसआई के आदमी अचानक आए। तुम जासूस हो, भारत का कुत्ता। उन्होंने विक्रम को पकड़ लिया। अंधेरे कमरे में ले जाकर यातनाओं की शुरुआत हुई। बिजली के झटके दिए गए, शरीर जलने लगा। बोल, कौन भेजा तुझे? प्लान क्या है? विक्रम ने मुंह नहीं खोला। फिर पानी में डुबोया गया। सांस रुकती, लगता मौत आ गई। लेकिन उसके मन में रिया की याद, आरव का चेहरा, पुलवामा के शहीदों की चीखें। नहीं टूटूंगा, वह सोचता। बाहर भारत में डोभाल चिंतित थे। मोदी से कहा, विक्रम फंस गया है सर, लेकिन उसकी भेजी जानकारी से हम तैयार हो सकते हैं। मोदी ने कहा, उसे निकालो किसी भी कीमत पर, लेकिन प्लान रोको। विक्रम की यातनाएं जारी थीं, हर पल मौत का डर, लेकिन वह चुप। क्या वह बच पाएगा? सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। दिल की धड़कनें रुक सी गईं। आखिरकार एक मौका मिला। विक्रम ने एक गार्ड को बेहोश किया, हथियार छीना और भाग निकला। पीछे से गोलियां चल रही थीं। जंगल में अंधेरा, पैर में गोली लगी, खून बह रहा था। क्या वह सीमा पार कर पाएगा? पाकिस्तानी सैनिक पीछे, कुत्ते भौंकते। विक्रम दर्द से कराहता, लेकिन रुकता नहीं। भारत की तरफ से स्पेशल फोर्स का इंतजार था, लेकिन क्या वे समय पर पहुंचेंगे? हर सेकंड खतरा, हर सांस आखिरी लगती। आखिरकार वह सीमा पार कर ही गया, लेकिन घायल, बेहोश भारतीय सैनिकों ने उसे उठाया, हेलीकॉप्टर से दिल्ली ले आए। अस्पताल में रिया दौड़ी आई, विक्रम को देखकर रो पड़ी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? विक्रम ने एक कमजोर मुस्कान दी। अभी तो बाकी है रिया, प्लान रुकना चाहिए। दिल्ली में विक्रम को इलाज मिला, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। हाफिज सईद और उसके साथियों को पता चल चुका था कि उनका प्लान लीक हो गया है, इसलिए वे और तेजी से काम कर रहे थे। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर चुके थे। विस्फोटक सामग्री छिपाई जा रही थी। अल कायदा के पुराने नेटवर्क से जुड़े लोग, ओसामा के अनुयायी हाईटेक बम बना रहे थे जो दूर से कंट्रोल किए जा सकते थे। विक्रम अस्पताल से उठा और सीधे अजीत डोभाल के पास पहुंचा। डोभाल ने उसे गले लगाया। तुमने देश को बचा लिया विक्रम, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। मोदी को रिपोर्ट दी गई। मोदी ने कहा, पाकिस्तान की इस साजिश को हम बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले हमले को रोकेंगे। दुनिया देखेगी कि भारत कितना मजबूत है। इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन का दूसरा चरण। भारतीय सेना, रॉ एजेंट्स, पुलिस सब अलर्ट पर। दिल्ली की गलियों में सर्च ऑपरेशन, मुंबई की लोकल ट्रेनों में चेकिंग, बेंगलोर के मॉल्स में संदिग्धों की तलाश, कोलकाता की बाजारों में घेराबंदी। लेकिन सस्पेंस तब चरम पर पहुंचा जब पता चला कि मुख्य बम दिल्ली के संसद भवन के पास छिपाया गया है और फटने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। विक्रम ने खुद उस मिशन को लीड करने की जिद की। उसके शरीर पर यातनाओं के निशान थे, पैर में दर्द, लेकिन आंखों में आग। वह सोचता, पाकिस्तान की यह नफरत, हाफिज सईद की क्रूरता, आईएसआई की साजिश, सब कुछ खत्म करूंगा। विक्रम की टीम ने दिल्ली में एक संदिग्ध को पकड़ा। नाम था राशिद, जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य। पूछताछ में राशिद टूट गया। हाफिज सईद का प्लान है। अब्दुल ने बम बनाए, ओसामा के पुराने साथी। आईएसआई ने हमें भारत भेजा। लेकिन ट्रेजेडी तब हुई जब विक्रम की टीम पर अचानक हमला हो गया। एक साथी एजेंट राहुल, जो विक्रम का पुराना दोस्त था, गोली लगने से शहीद हो गया। राहुल का शरीर जमीन पर गिरा, खून की धारा बहने लगी। विक्रम चिल्लाया, राहुल नहीं। वह राहुल को गोद में उठाकर रोया। याद आया पुलवामा के शहीद, उनके परिवारों का दर्द और पाकिस्तान की इस नीचता पर गुस्सा फूट पड़ा। कैसे वे निर्दोषों की मौत पर खुश होते हैं, कैसे हाफिज जैसे लोग हजारों जानें लेने का प्लान बनाते हैं,
दर्शकों के मन में घृणा उबलती, पाकिस्तान की सरकार की क्रूरता पर क्रोध, लेकिन समय कम था। बम फटने का खतरा। विक्रम ने रिया को फोन किया, आवाज कांपती हुई। रिया, अगर कुछ हो गया तो आरव को कहना कि पापा ने देश के लिए सब किया। रिया रो पड़ी। नहीं विक्रम, तुम घर आओ। सस्पेंस बढ़ता। क्या बम रुकेगा? क्या विक्रम जिंदा लौटेगा? आखिरकार क्लाइमैक्स दिल्ली की सड़कों पर। विक्रम संसद भवन के पास पहुंचा, जहां अब्दुल छिपा था बम के साथ। अब्दुल हंसा, तुम आ गए इंडियन, लेकिन देर हो चुकी। ओसामा की तरह मैं नहीं रुकूंगा। दोनों में हाथापाई शुरू। विक्रम घायल लेकिन लड़ता रहा। अब्दुल का चाकू विक्रम के कंधे में घुसा। दर्द असहनीय, लेकिन विक्रम ने उसे धक्का दिया। बम तक पहुंचा। रिमोट छीना, लेकिन टाइमर चल रहा था। सिर्फ मिनट बाकी। क्या डिफ्यूज हो पाएगा? हाथ कांपते, पसीना बहता। उसी समय अन्य शहरों में भी टीम्स काम कर रही थीं, लेकिन दिल्ली का बम मुख्य था। विक्रम ने वायर काटा, लेकिन गलत वायर। सस्पेंस चरम पर। सेकंड्स गिनती। आखिर सही वायर कटा, बम रुक गया। पूरे देश में एक साथ अन्य बम भी निष्क्रिय कर दिए गए। भारत बच गया, हजारों जानें बची। मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। हाफिज सईद, तुम्हारी नफरत हार गई। भारत की बहादुरी जीत गई। विक्रम को सम्मानित किया गया। डोभाल ने कहा, तुम हीरो हो। घर लौटकर विक्रम ने रिया और आरव को गले लगाया। आंसू बहते, लेकिन खुशी के।